हेलो बच्चों, नमस्कार। पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करूंगा मैं व्हिटस्टोन ब्रिज की, यानी व्हिटस्टोन सेतु क्या होता है और व्हिटस्टोन सेतु को व्हिटस्टोन सिद्धांत के साथ साथ किरचॉफ के सिद्धांत से भी कैसे समझा जा सकता है। व्हिटस्टोन सेतु एक चतुर्भुजीय व्यवस्था होती है जिसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। इन 4 प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध अज्ञात और 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं। ज्ञात प्रतिरोधों के मान परिवर्तित करके गैल्वेनोमीटर के संतुलन से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि व्हिटस्टोन सेतु जो है उसको व्हिटस्टोन सिद्धांत से कैसे समझा जाए और उसके बाद किरचॉफ सिद्धांत से कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हिटस्टोन सिद्धांत क्या होता है और उससे अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आप लोगों को बताता हूं। व्हिटस्टोन सेतु को ज्ञात करने के लिए आपको इसका डायग्राम बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में पीपीटी पर बहुत से टीचर्स पूरे नोट्स जो है उनको सीधे लगाकर केवल एक्सप्लेन कर देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि जब हम बोर्ड पर मेहनत करेंगे तब आप मेहनत करेंगे। इसीलिए मैं डायग्राम को बनाता हूं, आप देखिए, समझिए, फिर हम उसकी भाषा, सिद्धांत और उसकी डेरिवेशन चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आप ये मानिए कि आपके पास एक प्रतिरोध है P, दूसरा आपके पास प्रतिरोध है Q, तीसरा आपके पास प्रतिरोध है R और चौथा जो प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, जिस प्रतिरोध का अज्ञात प्रतिरोध, वो है S। इनके मध्य में जुड़ा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर G, जिसे जोड़ा जाता है एक कुंजी से। मान लीजिए ये कुंजी क्या है, K2, और इसकी इस संधि से जोड़ी जाती है बैटरी, यानी विद्युत वाहक बल स्रोत, और विद्युत वाहक बल स्रोत में लगाते हैं एक कुंजी K1। जब इस प्रकार के संयोजन को कर लेते हैं तो यहां पर बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु क्या, D, ये यहां संधि बिंदु है। इन बिंदुओं के आधार पर हमारे पास एक पास ये और ये पास ये, दोनों पासों से हम लोग क्या करेंगे, इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो व्हिटस्टोन का सिद्धांत क्या है? व्हिटस्टोन का सिद्धांत है कि जो आपको पास 1 दिख रहा है, उस पास 1 के विभव पतन का अनुपात जब पास 2 के विभव पतन के अनुपात के बराबर हो तो हम इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। बराबर का पता कब चले? जब गैल्वेनोमीटर के अंदर पाठ्यांक जो होता है वो 0 हो, यानी गैल्वेनोमीटर शून्य स्थिति पर हो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस पास का और इस पास के विभव पतन के अनुपात बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना ये होगा कि P, Q और R 3 ज्ञात प्रतिरोध है। इन ज्ञात प्रतिरोधों में से अलग अलग प्रतिरोधों को तब तक निकाल के व्यवस्थित करना है जब तक गैल्वेनोमीटर 0 पे व्यवस्थित नहीं हो जाए। और जैसे ही 0 पे व्यवस्थित हो जाए तो आप इनमें ये देख लीजिए कि यहाँ पर कितना प्रतिरोध है, यहाँ पर कितना और यहाँ पर कितना है। फिर उसको एक फॉर्मूले में रखिए, आपको एक अज्ञात प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आप संतुलन की स्थिति को देखिए। VB का विभव बराबर VD, यानी VB और VD जब बराबर होंगे तो इसका मतलब यहां पर संतुलन अवस्था है। उसके लिए आपको यह मानना है कि VAB, VBC, VDC और VAD। अब इनमें धाराएं कौन कौन सी बह रही है? मान लीजिए कि इसमें धारा है I, तो इसकी धारा क्या हो गई, I1, और इसकी धारा हो गई I2। ये धाराएं यहां पर तो गई नहीं क्योंकि संतुलन अवस्था में ये धारा सीधी यहां आ गई साहब, I2, और ये धारा आ गई I1। ये धाराएं वापस यहां आकर यहां क्या बन गई, I। तो अब इन भुजाओं का
विभव पतन कितना होगा। अलग अलग भुजाओं का क्या निकाल लीजिए, विभव पतन निकाल लीजिए। फिर आपको इस सिद्धांत में सेट कर देना है, कैसे, VAB बट्टे VAD ये बराबर होता है किसके, VBC बट्टे VDC। आप इनके मान देखिए, इसका मान है PI1, इसका मान है QI1, कौन सा, BC का। इसका मान है आपके पास DC SI2, और इसका मान है आपके पास RI2। अब आप ये मान जो है सब इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास मान आ जाएगा PI1 बट्टे VAD का मान देखिए आप, VAD का मान है RI2 बराबर VBC कितना है, QI1 बट्टे DC कितना है, VDC SI2। ये आपके पास इस वैल्यू को रखने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आया। अब इससे आपको ये S जो है, यानी S क्या है आपके पास, अज्ञात प्रतिरोध है, इसको आपको ज्ञात करना है। जबकि P, Q और R आपके पास क्या है, ज्ञात है, इनकी वैल्यू आपको पता है। जब आपने निकाल के संतुलित किया तो वहां पर उपकरणिक जो व्यवस्था है उसके अंदर अंकित है वो मान, आपको वहां से सीधे वो मान लिखने हैं। कब, किसमें, इस फॉर्मूले में। पर फॉर्मूला तो बनाइए पहले। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसको गुणा कर देते हैं, PI1 बट्टे RI2 गुणा SI2 बट्टे QI1। ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। इससे ये काट दिया और इससे ये काट दिया, PS बट्टे RQ बराबर 1। अब आपको इसमें से कौन सा अज्ञात प्रतिरोध S निकालना है, तो S निकालने के लिए आप S इक्वल RQ बट्टे P या S इक्वल Q बट्टे P इंटू R, इस सूत्र से हम लोग किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं विट्ट-स्टोनी सेतु से। सेतु क्या है, यहां पर A से D के बीच में ये जो एक ब्रिज बना है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ये गैल्वेनोमीटर ही इस पूरे अपैरेटस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जब ये अपैरेटस को कंट्रोल करता है तो हमें ये भी बता देता है कि इस ब्रिज के अंदर अभी धारा बह रही है या नहीं बह रही है। हम धारा बहती है तो उसे हमें रोकना है। अब ऐसे नहीं रोकना है कि K2 हटा दिया आपने, नहीं, इसे हमें इस तरह से मेजर करना है, संतुलित करना है कि इसमें से धारा नहीं बहे, इसकी धारा सीधी S2 में चली जाए और इसकी धारा सीधी Q प्रतिरोध में चली जाए और वो धाराएं सब यहाँ आ जाए। और इस तरह से इस सेल के साथ ये संबंध क्या होता रहे, चलता रहे। जब ये संतुलित होगा तो यहाँ पर आपको इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान प्राप्त हो जाएगा। विट्ट-स्टोनी सिद्धांत से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, एक चतुर्भुजीय व्यवस्था जिसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। तो ये चीज थी आपको एक विट्ट-स्टोनी सिस्टम से किस तरह से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। लेकिन विट्ट-स्टोनी से अगर ये सूत्र आया तो इस पर किरचॉफ कहते हैं कि मेरी भी बात रखिए साहब, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाकर भी इस पर आप ये मान निकालने की कोशिश करेंगे कि किरचॉफ से ये मान प्राप्त होता है या नहीं होता, क्योंकि किरचॉफ भी वोल्टताओं का क्या है, प्रिंसिपल है, और विट्ट-स्टोनी ये भी वोल्टता को ही दिखा रहा है, आप देख लीजिए। तो किरचॉफ नियम से जो है स्टोनी सेतु के अंदर अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए हम लोग इसी के अंदर वो चीज समझ लेंगे। तो चलिए आप देखिए, सेम वही डायग्राम है आपके पास, कुछ चेंज नहीं करेंगे, वही आपके पास इक्वेशन है। बस हमें सिर्फ आखिर में जो आपके पास S का फॉर्मूला आया था उससे मैच कर लेना है कि किरचॉफ की बात क्या है, सही है क्या। तो देखिए किरचॉफ ने ये पास का सिद्धांत लेंगे हम। अब पास आपके पास फर्स्ट क्या है, A B
डी और ए। पहला पास तो ये है। दूसरा पास क्या है आपके पास? बी सी डी और बी, दूसरा पास है। ठीक बात। अब इन पासों में अपन ये चलते हैं कि एक आप कोई भी वॉइस पे आप घूमना शुरू कर दीजिए। हमने ये डायरेक्शन ले ली, मान लीजिए क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पास में हमारे पास किरचॉफ का जो नियम है, आपको सेकंड लॉ लगाना है इस पे। तो पहला जो पास है उसके अंदर सेकंड लॉ लगाते हैं तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। हमारा चलना का जो डायरेक्शन है वो धारा की दिशा में है। तो पहले पास का पहला जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध पर विभव पतन कितना होगा? कितना होगा? Pi(1), ये विभव पतन होगा। पर धनात्मक होगा या ऋणात्मक? तो ये धनात्मक होगा क्योंकि हम डायरेक्शन में चल रहे हैं। दूसरा यहां पर गैल्वेनोमीटर है। देखिए आप इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से जब कोई धारा निकलती है तो आप ये देखते हैं धारा और चलने की दिशा भी यही होगी। तो गैल्वेनोमीटर का विभव पतन, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और इसमें से धारा बह रही है कितनी? Ig। आप इसमें से धारा Ig बहाएंगे। थोड़ा सा आपको डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें धारा दिखाई नहीं हुई थी गैल्वेनोमीटर में, इसमें Ig धारा दिखानी पड़ेगी। एक आपको यहाँ पर चेंज करना है, इसमें अगर I2 धारा है तो इसमें I2 डैश करनी पड़ेगी। क्यों? कब? जब संतुलन की स्थिति में नहीं हो तब। तो हम लोग सबसे पहले इसमें संतुलन की स्थिति नहीं है यानी असंतुलित में ही ज्ञात करते हैं। असंतुलन में, जब असंतुलन में नहीं तो आप ये समझिए कि धारा यहां पे भी चल रही है और I2 डैश यहां की धारा कुछ अलग हो गई। अब I2 डैश कितना हो गया? मान लो I2 डैश है, ये बराबर हो गया किसके? I2 प्लस Ig के। ये मान आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो पहले पास में हम लोग यहां तक पहुंचे, फिर आप यहां चलिए, आप धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहां पर माइनस आ गया कितना? Ri2। ये तो हो गया वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। अब आगे किरचॉफ कहते हैं कि देखिए विद्युत वाहक बल कितने हैं इसमें। तो विद्युत वाहक बल तो इसमें कोई है ही नहीं, तो इस वजह से यहां लिख देते हैं 0। फिर आप दूसरे पास में आइए। दूसरे पास में आप यहां पे देख रहे हैं कि हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। तो दूसरे पास में इसका बीजगणितीय योग होगा वोल्टताओं का Qi1। फिर आप इधर चलोगे तो अपन देख रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये होगा आपके पास, विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं तो ये -Si2 डैश। और अब इसमें भी क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो Gig और ये बराबर क्या हो गया? 0। 0 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें भी कोई वोल्ट का स्रोत है नहीं। वोल्ट का स्रोत तो यहाँ है, पास में तो है नहीं, और इस पास का हमें निकालना नहीं है क्योंकि जिसमें प्रतिरोध लगा है उसी पास पर किरचॉफ नियम लगता है। चलिए अब आपके पास ये आ गया, इसको हम Qi1 माइनस S और इसमें मान रख देते हैं I2 डैश का कितना? I2 प्लस Ig। ये रहा आपके पास माइनस Gig इक्वल 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Qi1 माइनस Si2 माइनस Sig माइनस Gig इक्वल कितना? 0। अब देखो संतुलित अवस्था कर देते हैं, इसको व्यवस्थित किया। S का हमें मान पता नहीं है, संतुलन वैसे ही करना है जैसे आपने व्हिटस्टोनी ब्रिज के अंदर किया था। संतुलित करने के बाद हम देखते हैं संतुलन के अंदर इसमें एक चेंज आ जाता है। संतुलन में क्या चेंज आ जाता है? संतुलन में होता यह है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से धारा बिल्कुल भी नहीं बहनी चाहिए, विक्षेप 0 होना चाहिए। तो Ig 0 हो जाएगी। तो यहां पर देखिए आप संतुलन में Pi1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये Ri2 इक्वल कितना हो गया? 0। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इसमें लिख दो Qi1 माइनस Si2, ये 0 हो गया। कौन? Sig, क्योंकि Ig कितना है? 0। Gig भी क्या हो गया? 0 हो गया। बराबर कितना हो गया? 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आया आपके पास? 2। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 है आपके पास PI1 माइनस RI2 बराबर 0। इसका मतलब PI1 बराबर है किसके? RI2 के। दूसरा आपके पास ये इससे घटाएं, इससे 0 बचता है तो ये दोनों बराबर होंगे। QI1 इक्वल SI2। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, PI1 बट्टे QI1 बराबर RI2 बट्टे SI2। इससे यहाँ काट दीजिए, इससे यहाँ काट दीजिए, इनको गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो PS बट्टे QR बराबर कितना होगा? 1। आपको निकालना क्या है? S निकालना है, तो S निकाल लीजिए। S बराबर Q बट्टे P इंटू क्या आएगा? R। यही तो उसी से आया था, विटस्टोनी से। इसका मतलब किरचॉफ भी जो बात कर रहे हैं वो क्या है? अपने नियम पर सही है। इसीलिए आप ये समझिए कि विटस्टोनी सेतु क्लास 12th के लिए ही नहीं, कंपटीशंस में भी न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो इसे अपने पेपर में जरूर छापेगा, इसीलिए तैयार करिए। आप ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एंड्रॉयड एप्लीकेशन PCM वाले को डाउनलोड करना चाहिए। वहाँ पर एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये पूरा 12th का कोर्स ऑनलाइन परचेज करके और उसके बाद हमेशा ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स के साथ साथ अपने डाउट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आप तैयार करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।